आपका स्वागत है आज की क्लास में। चलिए, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में बात कर लिया था कि व्यंजन स्वर क्या होते हैं, स्वर से संबंधित जितनी भी चीज़ें बन सकती थी वो मैंने करा दिया। अगर कुछ बच गया होगा स्वर के संबंधित जो मेरे दिमाग में नहीं होगा, क्या मैंने वैसे तो मैंने सब करा दिया है, बाकी अगर कुछ बच गया होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्यार दिया है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेगी, बस अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। चलिए, आज हमारा टॉपिक ये है, हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन के बारे में कैसे क्या पढ़ना है वो समझते हैं। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे पिछली क्लासेस चली थी वैसे ही चलेंगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, तो टॉपिक है एक मिनट सर जी, अब ओके, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये है, आज हम पढ़ेंगे बाबू व्यंजन। क्योंकि पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने किसको पढ़ लिया था, स्वर के बारे में जितने डिटेल में पढ़ना था वो पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना बाबू व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे स्वर को हमने पढ़ा था अलग अलग प्रकार से, हर तरीके से जहाँ से क्वेश्चन की संभावना थी, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। बस साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए, आइए, ये कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाए या स्वर का योग हो किया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, व्यंजन बोल देते हैं। ये लाइन सबको पता है। हमने ये बताया था कि एक परिभाषा के तौर पे कि स्वर राजन्ते हैं, मतलब यही बताया था मैंने आपको एक परिभाषा के तौर पे स्वर के बारे में कि स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य की जरूरत नहीं होती है। जबकि अगर हमें व्यंजन का उच्चारण करना है तो हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना हम स्वर के सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने उसी दिन आपको एक वर्ड बताया था कि एक अक्षर होता है और एक वर्ण होता है, दोनों में अंतर मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो और वर्ण का मतलब होता है कि जिसमें स्वर लगा हो। बिना स्वर के वर्ण नहीं बन सकते बाबू, ये चीज़ ध्यान रखना। हमें भेजना है व्यंजन और व्यंजन होते हैं वर्ण, तो ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। आगे समझो, ये कह रहा है कि व्यंजनों की मूल संख्या होती है 33, ठीक है, समझिएगा। मैंने उस दिन बताया था कि स्वर की जो मूल संख्या होती है, मूल का मतलब जो अगर मूल स्वर पूछेगा तो 4 होते हैं, लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछेगा तो वो होते हैं 11। वैसे ही जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं मूल। बाकी संयुक्त व्यंजन वो अलग से पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। समस्या इसी बात की है, ठीक है, कि पता नहीं होता। अब आगे कह रहा है कि मूल व्यंजनों को सामान्य रूप से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही ऐसे हैं जिनको जोड़ के 33 होंगे। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, समझना। ये कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन हमने थोड़ी बहुत चर्चा उस दिन करी थी। ये कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन उस दिन थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। ये कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन उस दिन थोड़ी बहुत चर्चा की हुई थी। हमें इसको आज समझना कि आखिर कौन कौन से हैं, क्यों कहा जाता है, जो भी है आज हम समझ लेंगे, ठीक है। तो साथ बने रहिएगा। नंबर है आगे का, नंबर ये कह रहा है कि भाई हमें सबसे पहले सर जी ये बताओ कि स्पर्श व्यंजन का क्या ड्रामा है। तो भाई सुन लो, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन में ये कह रहा है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें ये पता है कि ये 5 होते हैं, क ख ग घ च छ ज झ इ ट ठ र न त थ द न और प फ ब भ म। ये तो उस दिन हम भी पढ़े थे स्पर्श में। लेकिन हम अगर इसको शार्ट रूप में कहें, मतलब संक्षिप्त रूप में कहने की कोशिश करें, हम ये कह सकते हैं कि ये बाबू कौन सा वर्ग है, क वर्ग। मतलब अगर जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क वर्ग, तो क वर्ग में कौन आएगा, क भी आएगा, ख भी आएगा, ग भी आएगा, घ भी आएगा, अ भी आएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ च वर्ग में च भी आएगा, छ भी, ज भी, झ भी, इया भी। ट वर्ग में ट ठ, मतलब ये पूरी लाइन आएगी अगर कहीं पे हम ट वर्ग कर दे। वैसे ही अगर हम त वर्ग कहते हैं तो त भी आएगा, न तक आएगा। अगर हम प वर्ग कहते हैं तो प से लेके कहाँ तक आएगा, म तक आएगा। ये चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि समस्या क्या होती है ना कि जब हम एकदम नए तरीके से पढ़ रहे होते हैं तो हमें क वर्ग समझ नहीं आता, हम इसको वर्ग क्यों कहते हैं ये भी नहीं समझ में आता। उस दिन खैर मैंने बता तो दिया था कि वर्ग क्यों कहते हैं। वैसे समझो कि वर्ग क्यों कहते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। क्यों कहते हैं, देख रहे बाबू, वही बार बार एक ही चीज़ बतानी पड़ती है। वर्ग इसलिए कहते हैं कि इसमें भी कितनी संख्या है, 5, और 1 2 3 4 5, इधर भी कितनी संख्या है, 5, इसलिए बोलते हैं वर्ग। और एक वर्ग में कितने होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और 5। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5, ठीक है।
अब स्पर्श इसे क्यों कहते हैं वो समझ लो। स्पर्श इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण कर रहे होते हैं तब हमारी जो जीवा होती है वो उसको टच करके आ रही होती है, ये समझना। अभी डिटेल में चलेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू। आगे कह रहा है कि दूसरे नंबर हमने पढ़ा था कि अंतस्थ, इसे समझ लो क्या होता है। य र ल और व, य र ल और व होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहते क्यों है समझना। ये कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन के अंदर और ऊष्म के अंदर, इन दोनों, देखो इधर से ये पूरा स्पर्श व्यंजन है और इधर से क्या है, ऊष्म व्यंजन है। दोनों के अंतः जो स्थित हो उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कहने का मतलब गुरु क्या है समझो। ये हमने लिख दिया कौन सा, स्पर्श व्यंजन सब लिख दिया, नीचे हमने लिख दिया ऊष्म व्यंजन। अब कह रहा है कि इसके बीच में अगर कोई चीज स्थित है तो उसे ही हम कहेंगे अंतःस्थ व्यंजन, अर्थात दो चीजों के बीच में कोई चीज स्थित होती है तो उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। बात समझ में आ गई गुरु, कोई दिक्कत परेशानी बाबू ना। आगे चलो, देखो चलो इसे समझने की कोशिश करो। अब कह रहा है कि ऊष्म, इसको डिटेल में बहुत करने वाले हैं। श स स और ह, 4 हो गए, समझना कितने हो गए, 4 हो गए। अब एक चीज समझना कि ऊष्म व्यंजन का मतलब जिसको बोलने के बाद आप अपने अंदर ऊष्मा महसूस करें। जिसको बोलने अगर स बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कोई चीज रगड़ के आ रही है बहुत तेजी से, तो रगड़ के अगर आ रही है तो इसका मतलब वो कौन सा है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन में 4 आते हैं। अब एक चीज समझना, यहाँ से हमें कितने मिल गए हैं, 25। यहाँ से हमें टोटल कितने मिल गए हैं, 25। यहाँ से कितने मिल गए हैं बाबू, 4 मिल गए हैं। यहाँ से कितने मिल गए हैं, 4। तो अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कितने मिलेगा, 33। यही क्या होते हैं व्यंजन, जो मूल व्यंजन होते हैं वही 33 होते हैं। कौन, 25 ये, 4 ये और 4 ये, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि मूल व्यंजन यही होते हैं। अब इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, वो आगे है, आगे समझना। आगे क्या कह रहा है इस बात को, कि आगे वो कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, कुछ अलग प्रकार के। कहाँ पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, और कहाँ पूछा गया ये आपका काम है। क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, समझना। अंतस्थ व्यंजन में हमें ये पता है कि बाबू यह आता है, र आता है, व, ये चारों आते हैं, इतना आते हैं, यहां तक समस्या नहीं है। अब इसे कहते क्या है, एक चीज समझना। या को कहते हैं बाबू अर्धस्वर, समझना। या को कहते हैं अर्धस्वर, र को कहते हैं लुंठित। क्यों कहते हैं ये चीज समझना। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि वो चीज ये है जो आपको बहुत काम की चीज है। देखो समझना, या का मतलब क्या होता है बाबू, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी, जैसे एक चीज समझना, कभी कभी हम कुछ, जैसे हम ऐसे लिख दें स्काई, इसको लिखते हैं SKY। अब एक समझना, जबकि अगर हम वाई को समझें, अगर हम कहें कि जो ये वाई है, वाई का मतलब हिंदी में होता है य, जबकि यह यहाँ किसका काम कर रहा है, ई का, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, स्वर। लेकिन कौन सा स्वर, अर्धस्वर। तो ये चीज समझने वाली है कि यहाँ जो यह है ये वाई का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे कि स्काई हो गया, फ्लाई हो गया, बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझसे ज़्यादा आप रख सकते हैं इन चीज़ों को खोजने की। तो वाई का मतलब यह क्यों है, क्योंकि ये ई का उच्चारण करता है। ई का क्या होती है, स्वर होती है, इसलिए इसको पूरा स्वर ना करके क्या बोल देते हैं, अर्ध स्वर। बात सुने, इसलिए अर्ध स्वर कहते हैं। अब इसके आगे की कहानी क्या कह रहे हैं वो आगे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अर्ध तो समझ में आ कि यह को हम अर्ध स्वर कहते हैं। इसको अगर हम समझिएगा, हमने एक चीज बताया था कि अगर अ में, समझना, अगर अ में ई जोड़ देते हैं तो ए हो जाता है, अ में ई जोड़ देते हैं तो ए हो जाता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर हम ई में अ जोड़ दें तब क्या होगा, तब बाबू ये मिलके क्या हो जाएगा, य। तो देख लो, हम तो यही बताए थे ना बाबू कि कोई भी व्यंजन होगा, कोई भी अगर व्यंजन होगा तो उसमें स्वर नहीं मिलेगा, जबकि इन दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। ये चीज समझनी है। जैसे देख रहे बाबू, अगर आ है, छोटा वाला आ है और छोटा वाला आ मिला देंगे तो बड़ा वाला आ बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये तो स्वर ही तो बन रहा है। जैसे एक चीज समझो, और अगर तुम्हें थोड़ा सा और समझना है, मैंने आपको बताया था अ है, अ में अगर ई जोड़ दोगे तो तुम्हें बन जाएगा ए बन जाएगा। तो बाबू ये तो स्वर है ना, तो वैसे ही ई में अगर अ जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा। इस हिसाब से भी क्या बोलते हैं, इसको स्वर बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, शाबाश है, समझा। तो ये वाला समझ में आ गया कि यह को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। अगला है र।
र को बोलते हैं लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। अब देखो लुंठित का मतलब क्या हो गया बाबू, शिरोरेखा से लटका हुआ। ऐसे कुछ बच्चा लोग भी होता है कि वो उसे लुंठित कहने में कोई दिक्कत नहीं, वो आदत हो जाती है कि जब तक किसी का सहारा नहीं मिलेगा वो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो वैसे ही र है, र की विशेषता ये है कि जब तक ऊपर पाई नहीं लगेगी, सिरोरेखा, देखो एक चीज होती है ये ऐसे होती है ना, जो जैसे हमने लिखा क, तो क के ऊपर ये वाला जो लिखते हैं इसको बोलते हैं सिरोरेखा। तो वैसे ही हाल होती है र की, र की भी वही हाल होती है कि र अगर हमने ऐसे लिख दिया है तो समझ नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर क्या लगाएंगे। तो यही कह रहा है कि सिरोरेखा से अगर वो लटका हुआ है, सिरोरेखा से ये लटका हुआ है, इस हिसाब से बोलते हैं लुंठित। चलो भैया ये समझ में आ गया। अगला कह रहा है कि इसे प्रकंपित कहते हैं, प्र प्लस कंपित, अर्थात विशेष रूप से कंपन हो जाए। जैसे हम र बोलते हैं ना, तो र बोलने में क्या होता है, सिर्फ जैसे एक चीज समझो, हमने बोला क बोलने में एक बार में क बोल के खत्म है, लेकिन अगर हम र का उच्चारण करते हैं तो हम 3 से 4 बार र बोल देते हैं। बोलो देखो र, तो एकदम जीभ एकदम तड़प जा रही है, एकदम से ऐसे कंपन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो र बोल के देखो, र बोलोगे ना तो पूरी जीभ में क्या हो जाएगी, कंपन कर जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं प्रकंपित, मतलब जिसका उच्चारण करने में हमारी जीभ में कंपन उत्पन्न हो जाए उसे बोलते हैं प्रकंपित या कंपित। कभी कभी प्र नहीं लिख के कंपित लिख देगा तो भी सही है, उसे क्या बोलेंगे, र बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? आगे देखो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, बता दे रहे हैं। आप पिछले साल के कोई भी क्वेश्चन जो आप दे रहे हो, यूपी पुलिस दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सीटेट में आता ही नहीं है। और भी वनडे एग्जाम से जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। अगला है ल को बोलते हैं बाबू पार्श्विक व्यंजन। बहुत बार पूछा गया, अर्थात बगल से या बगल से सटा हुआ, बगल से लटका हुआ। जैसे समझो ल का केस क्या होता है, एक ये सिरोरेखा है, ये बगल वाली डंडा वाली लाइन है, अब यहाँ से लटका हुआ है तो क्या है, इसके बगल से लटका हुआ, इसको बोलते हैं पास में। वैसे पास का शाब्दिक अर्थ होता है पार्श्विक, मतलब पास में कोई चीज है तो उसे हम पार्श्विक बोल सकते हैं। तो इस लाइन के लंबवत जो लाइन है इसके पास में तो लटका हुआ है, इसलिए ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये चीज ध्यान रखने वाली, ल को क्या बोलेंगे बाबू, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। अगर देखिए, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है सीरियस, तो थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ। अच्छा एक चीज और बताऊं कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपने पढ़ा है वो नहीं समझ में आ रहा, तो टॉपिक में आप लिख दीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा, तो उस पर मैं क्लास ले लूँगा, आपको क्लियर कर दूंगा। दावा है कि कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। बाकी ठीक, दुनियादारी है, चलती रहती है यार। चलो, ल का मतलब क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, क्योंकि बगल से सटा हुआ है, लगा हुआ है। ये वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखना हो तो अपने नोट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है व की, व को भी क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, क्योंकि इसका भी निर्माण क्या होता है, ऊ से और आ से। जबकि अ, देखो दो चीज हमने बताई थी आपको कि हम कह रहे थे बाबू अगर अ में ऊ जोड़ दोगे तो हमें बन जाता था ओ। ये भी क्या है, स्वर है, ये भी स्वर है। अगर अब यही करना है कि अगर हमने ऊ लिख दिया, ऊ में अ जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, व। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये भी स्वर हो जाएगा। अच्छा, ये भी यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। इस हिसाब से भी इसे बोला जाता है अर्धस्वर, क्योंकि केस कभी कभी वही वाला होता है, अर्धस्वर इसको भी बोलते हैं, अर्धस्वर इसको भी बोलते हैं। तो एक चीज समझ लेना, समझना क्या है, समझना है कि अर्धस्वर अगर ये कहे कि अर्धस्वर हमारी वर्णमाला में कितने हैं, तो बाबू दो हैं। कौन कौन से, एक तो यह है और दूसरा का कौन सा है, वह है। ये दो चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। कोई दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो, हाँ हमें आता है दुख तकलीफ दूर करना यार आ जाओ शाबाश। आगे समझो, जो सबसे बेहतर चीज है, देखो बेहतर का मतलब सब बेहतर, हम कह रहे हैं ये वाला बेहतर है, ये वाला नहीं, बेहतर सब है, बशर्ते जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है वो सबसे बेहतर होता है। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं तो ये पता है कि वहाँ शादी हो जाएगी, तो वहाँ प्रबल संभावना होती है। कुछ को पसंद करते हैं लेकिन शादी होने का कोई चांस नहीं होता है, तो वहाँ संभावना नहीं होती है। तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पे प्रबल संभावना है एग्जाम में क्वेश्चन आने की। शाबाश से आ जाओ बाबू। देख कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स ह। शायद ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं यही लिख देता हूँ, लिखने का मतलब है समझा रहा हूँ तो यहाँ देख ही लो, वैसे दिख तो रहा होगा। ये वाला स, ये वाला स और ये वाला स और ह,
ये जितने होते हैं, ये 4 होते हैं जिनको हम पुष्प व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे दिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं दिख रहा होगा तो किसकी बात की गई है बाबू? स और ह। इन चारों को ही हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऊष्म समझ में आ गया बाबू? अब क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण करने में ऊष्मा या प्राण वायु अधिक निकलती है। जैसे स बोलेंगे तो स बोलने में ना जो हवा होगी ना मुख से एकदम तेजी से निकलेगी, धड़ाम। जैसे बोले स, तो स बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कोई नाक एकदम कुड़कुड़ा रहा है, एकदम फुर फुर कर रहा है। तो बात समझ में आ रही है? तो स बोलते समय हमारी जो वायु है, जो हमने अंदर खींची हुई है, ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बहुत तेजी से निकलती है। स जैसे क बोलेंगे तो क बोलने में उतनी तेजी से नहीं निकलेगी जितनी बोलने में स। आप स बोल के चेक कर लीजिए ना, जहां बैठे हैं वहीं बोल लीजिए, क्या दिक्कत? हाँ, कोई छोटे बच्चा के पास ना स कर दीजिएगा, वो कुछ और समझ लेते हैं सब। समझ रहे हैं? स छोटे बच्चा के पास अगर ऐसे पकड़ के ना, अगर पकड़ के उसको स का उच्चारण करवा दीजिए गंगा स्नान करवा देगा, वो स को सुसु समझ लेगा। आ जाओ, क्योंकि बच्चे होते सर्वशक्तिमान है भाई, वो अद्भुत हैं। आ जाओ आगे चलो। तो ये कह रहा है कि इनकी बाबू संख्या जो होती है वो 4 होती है। 4 कौन कौन सी? देखो, ये वाला सा, ये वाला सा। मैं ये वाला क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके आगे की कहानी है। देखो, इस वाले सा को हम बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? ये वाला जो सा है इसे हम बोलते हैं तालव्य सा। अब तालव्य क्यों कहते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तालव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो किया जाता है वो किया जाता है तालु से। इसका जो उच्चारण किया जाता है वो किया जाता है तालु से। जबकि जो ये वाला सा है, अगर हम इस वाले, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पेटफरुआ सा, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ पता नहीं, बता तो रहे थे ऑफलाइन में सब कि सर इसको कुछ और बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा इसको पेटफरुआ सा बोलते हैं, सब भाई जोर जोर से हंसने लगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे, मेरे यहाँ कुछ और बोलते हैं, अंतर इस बात का है। तो ये स हो गया। ये वाला, इस वाले स को बोलते हैं बाबू मूर्धन्य, हमारे यहाँ भी बोलते हैं मूर्धन्य, या क्योंकि इसका उच्चारण किससे किया जाता है? मूर्धा से। अब ये उच्चारण स्थान कहाँ होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, बस साथ बने रहने की जरूरत है। इसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। जबकि जो इसको हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ कभी कभी इसको छोटा वाला स भी कर देते हैं, इसको बड़ा वाला, इसे मंझिला वाला स। तो ये मतलब ऐसे समझ लो कि लोकल स्तर की कहानी है कि छोटे स्तर पे। तो स वाले को, इसका उच्चारण बाबू किया जाता है दंत से, दांत से किया जाता है। ऐसे दांत चियर दो ना, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है? तो इसे दंत से किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? दंत वाला श। अब बात आती है एक जो आपके पास बचा ह। ह को क्या क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। मैं मिटा दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। तो ह की बात हम कर रहे थे। ह को काकल्य व्यंजन सबसे ज्यादा यही पूछा गया कि ह को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रीय व्यंजन, क्योंकि इसका उच्चारण अभी जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब ये स्वर यंत्रीय व्यंजन, क्योंकि स्वर की तरह भी इसका मतलब किया जाता है। इसे मतलब हाँ वैसे तो है व्यंजन में, लेकिन इसका जो उच्चारण स्थान है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो स्वर की तरह हो जाता है। हाँ, तो इसलिए कभी कभी स्वर यंत्रीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये नोट करने वाली बात है। काकल्य तो एकदम विशेष तरीके से। अब सब में मिक्स करके एक क्वेश्चन आता है, मिक्स करके आता है। जैसे वत्सर या मसूड़ा, मसूड़ा समझ रहे हैं ना, ये जो हमको साइड वाला मसूड़ा नहीं कहते हैं, मसूड़ा तो वो वाला साइड से होता है। अब देखो इसमें आता स र ल न, तो ऐसे याद ही कर लो यार, सरल न, सरल न। तो ये किसको बोलते हैं? वत्सर, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मसूड़ा। वैसे मसूड़ा कोई उच्चारण स्थान है ही नहीं, ये विद्वानों की देन है, वो बता दिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीधी सीधी बात है भाई। ठीक है, अगला कौन सा है? एक और है जो बहुत बार पूछा गया है, दंत ओष्ठ व्यंजन, मतलब जिसका उच्चारण दंत से हो और किससे हो? ओष्ठ से हो, उसे क्या बोलते हैं? व। अब दंतोष्ठ क्यों कहेंगे ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण अभी हम बताए थे, आपको अभी हम बताए थे कि इसका निर्माण कहाँ से हो रहा था। इधर आओ, तुम्हें दिखा देते हैं, क्योंकि तुम लोग हो बहुत महान गुरु। तुम जो चिल्लर पार्टी होती है, बच्चे होते हैं, उनसे भी ज्यादा देख ले भाई, कंट्रोल भाई, हाँ ठीक है। वह, क्योंकि उ और अ दोनों, इसी वजह से इसे बोलते हैं दंत ओष्ठ।
चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ मुन्ना। दंतोष्ठ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें जो समझना है, यहाँ से बाबू भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, सही बता रहे हैं, इसलिए इसको एकदम अपना दिल दिमाग भेजा फेफड़ा उफड़ा लगा के पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये याद नहीं होता, यहाँ से गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, समझना। कह रहा है बाबू, घोषत्व के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर, कंपन के आधार पे, कंपन के आधार पे, नाद के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझ जाना है। देखो वो कह रहा है कि घोषत्व के आधार पर, ये पहला वर्गीकरण किसके नाम से है, देख लो, जानते बाबू। बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा इस चीज को, नहीं समझेंगे तो धोखा खा के जिले इलाही हो जाएंगे गुरु। हाँ, इसलिए नहीं तो तुम भी क्या बताएं, जिंदगी में भाई साहब ना कंपन बहुत बार होता है, बाजा बहुत बार बजा है, लेकिन क्या होता है। चलो आ जाओ गुरु। हाँ ठीक है, ऑफलाइन में रहते तो मजा आ जाती। घोषत्व के आधार पे, स्वर यंत्री के आधार पे, कंपन के आधार पे और नाद के आधार पे, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सबका मतलब सेम होता है। और इसके आधार पे कह रहे हैं कि व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। बाबू कह रहा है कि व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अघोष और प्लस घोष, और दूसरा प्रकार है सघोष या घोष, स प्लस घोष। अब ये कौन कौन से होते हैं, क्यों कहते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, बस समझने वाली जरूरत है, क्योंकि यहाँ परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, पूछेगा कौन सा सघोष है कौन सा नहीं है। जैसे समझना क्या है, समझना ये, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ तो मैं शायद समझा पाऊंगा आपको। आजा मुन्ना, कहाँ है बाबू, अरे वही वाली बात, आजा। अघोष, देखो अघोष और सघोष, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझो। ये कह रहा है, परिभाषा के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा है, तो देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास ध्वनि का प्रयोग होता है उन्हें बोलते हैं अघोष। मतलब इसमें सिर्फ किसका प्रयोग होना चाहिए बाबू, श्वास का। चलो ये भी बात समझ में आ गई। और इधर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां संतृप्त हो जाए, संकृत हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, सघोष। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा ना तो ऐसे बैठा, अरे भाई साहब ये क्या पूछ दिया है, ये वाली समस्या आ जाती है। इसलिए परिभाषा ध्यान में रखनी है कि इसमें श्वास का प्रयोग होता है, इसमें श्वास का प्रयोग नहीं होता है। ये इन तीनों में, कहने का मतलब इन तीनों में श्वास का प्रयोग नहीं होता है। अब समझ लो इसके आगे की कहानी क्या है। आगे कहानी है कि अघोष में कौन कौन से आते हैं। अब देखो इसको पहले क्लियर करेंगे फिर उसको क्लियर करेंगे, समझना। कह रहा है प्रत्येक वर्ड का पहला और दूसरा, मतलब अगर तुम्हें हमने बताया था कि पहले वर्ड में कौन कौन आता है, क च ट त प। दूसरे वर्ड में कौन कौन आता है, दूसरे में ख छ ठ थ प। ऐसे नहीं याद होगा, हमें बस इतना याद कर लेना कि एक और दो, किसी वर्ग का पहला व्यंजन और दूसरा का जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन में देखो स स स और फ, ये आगत वाला फ बोलते हैं इसको। अच्छा ऊष्म व्यंजन में इसमें देखो ह वाला नहीं है, नहीं तुम्हारा दिमाग का सर इधर आपने ऊष्म लिखा है, ह को गायब कर दिया बाबू, ह इसमें नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखना, ह इसमें नहीं, ह आएगा सघोष में, वो अभी मैं बताऊंगा कहाँ कैसे होगा। तो समझ में आ गया। तो अघोष में अच्छा इसे याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी समस्या, किताबों में तो देखा याद कैसे करोगे। देखो अ की शुरुआत एक नंबर से होती है, इसका मतलब एक और दो किसको रख दोगे, अघोष को रख दोगे। उसके बाद स स और फ, बस इतनी चीज याद कर लो। जितना बच गया वो सब किसमें, सघोष में। किसमें, सघोष में। किसमें बाबू, सघोष में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगी। आगे समझो, कह रहा है कि सघोष सघोष, परिभाषा में बता दिया, परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बात समझ में आई, आगे समझो। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ड का तीसरा चौथा पचमा, प्रत्येक वर्ड का तीसरा चौथा। अब एक चीज बताओ, हमने आपको बताया था अगर हम लिख दे क वर्ग, देख बाबू एकदम क्लियर करके चलना है, गड़बड़ी मत करना गुरु, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी। क ख ग घ और एक चीज समझना, कह रहा है इसमें जो मेजर पॉइंट है जो समझना, कह रहा है कि पहला दूसरा तो हम काउंट कर लिए किसमें बाबू, पहला दूसरा तो अघोष में चला गया। अब तीसरा का चौथा पचवा ये वाला वर्ण होगा वो किसमें आएगा, घोष या सघोष में। चाहे घोष बोल देगा तब भी वही चीज है, अघोष बोलेगा तब भी वही चीज है। ये वाली समझने वाली बात है। देखो तीसरे में कौन कौन आएगा, चौथे में कौन कौन आएगा, पांचवें में कौन कौन आएगा, देख लेना।
वैसे सब तो है, सही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं गलत होते, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमने यहाँ पे 1 2 रख दिया, अब जो बचा 3 4 5 यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या, इसके बाद नंबर आ रहा था कि अंतस्थ व्यंजन का। देखो अंतस्थ व्यंजन में कौन काम आता था, य र ल और व। अंतस्थ व्यंजन यहाँ हो गया, ह बच गया था, ह यहाँ आ गया। देखो हमने यहाँ पे फ को लिख लिया था तो यहाँ पे ज आ गया, क्योंकि ज फ ये आगत व्यंजन है, ये हमारे व्यंजन नहीं, ये फारसी के हैं तो ये आगत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज रखना, यहाँ पे फ रखना। उसके बाद देखो बच क्या रहा भाई, द्विगुण व्यंजन का नाम तो नहीं आया था ना, हमने बताया था कि जिसके पास 2 गुण हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें महिला के का भी गुण हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पुरुष का भी गुण, दोनों एक ही में समाहित हो जाए, उसे बोलेंगे द्विगुण व्यंजन। ऐसे होते हैं। मैं कभी आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ये कितनी खतरनाक चीज़ होती है कि जब किसी पुरुष में महिला का गुण आ जाए और किसी महिला में पुरुष का गुण, बहुत मतलब बाबू ये अभिशाप है, ये श्राप है, और ये मतलब समाज के लिए नहीं, हर के लिए नुकसानदायक है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो व्यक्ति इन बीमारियों से या इन चीज़ों से जूझ रहा होता है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। और बस ठीक है, किसी दिन चर्चा करेंगे, आइएगा तो समझिएगा। तो बाबू देख, हमने क से लेके यहाँ इधर रख लिया, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन को हमने किसमें, सघोष या सघोष में रख लिया, अघोष में नहीं, सघोष या घोष में रख लिया। उसके बाद ह बचा था, फिर ज बचा था, उसके बाद द्विगुण ड और ढ बचा है। अब इसके अलावा कहानी इस बात की है भाई साहब, कहानी इस बात की है कि जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर तो बच गए ना गुरु, तो जो जितने भी स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, लेकिन गुरु अगर कह दे कि री कहाँ आएगा तो री किसी में नहीं आएगा, अगर वो कह दे कि अंक कहाँ पे आएगा तो किसी में नहीं आएगा, अगर कह दे अह किसी में आएगा तो नहीं आएगा गुरु। इनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये घर के नालायक हैं और नालायक लोगों को घर में जगह नहीं दी जाती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। स्वाहा। देख बाबू यहाँ तक समझ जाएगा, ये मंत्र चलता रहता है, यहाँ तक कोई समस्या गुरु नहीं, एकदम कोई दिक्कत परेशानी। तो हमने आज जो पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लास यहीं रोकेंगे, इसके आगे कहानी कल होगी, ठीक है। और फिर से दोबारा से ऑफलाइन वाले बच्चे हों चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, सबको बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसे ही स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा। मिलेंगे अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, नमस्कार।